कर लो। सक्रिय रहेगा वो अच्छा है। हाँ संडे, हाँ दोनों अपना हाँ तरुण, मैं इसको YouTube पर चेक करूं प्रीव्यू को। क्लोज कर दूं? हाँ ओके। YouTube पर भी जाना जरा सा। ओके, वो ये पहले कर लो आप। दीदी प्रीव्यू वगैरह सब ठीक है। तो जब आप लोग का गाइडलाइंस होगा वी कैन स्टार्ट इट दीदी। जस्ट Yes. 1 मिनट पहले आप बोल दीजिएगा। मुझे लगता है स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कर समय देना हो चाहिए। गया अपना 5 हाँ, बजे मैं- का समय रहता है। नारायण 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 हाँ। नारायण नारायण नारायण। हाँ ओके, ओके चलेगा। हाँ हाँ स्टार्ट करें। नारायण 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 नारायण। मैं समझ रही हूँ कि हम लाइव हो चुके हैं। हाँ एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन अ चैट शो में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन फैमिली तो हमारे साथ हर बार जुड़ती है और आज हमारे साथ एक और परिवार जुड़ रहा है जो है नारायण रेकी सत्संग परिवार। बहुत खुश नसीब है हम कि हम ये दोनों परिवार को आज एक साथ जोड़ पाए हैं। आज की हमारी जो गेस्ट है जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं तो ये जाहिर सी सही बात नहीं रहेगी क्योंकि सूर्य को मैं दिया क्या दिखाऊं, पर जस्ट इतना सा कहना चाहूंगी कि वो जितनी सुंदर बाहर से दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से है। व्यक्तित्व की धनी है और उनकी जो अनमोल वाणी है उससे वो हमारा मार्गदर्शन करती है। अपने ज्ञान के उजाले से हमारे रास्ते का अंधियारों को दूर करती है और अपने नाम के अनुकूल ही राजेश्वरी जी मोदी उर्फ हमारी राज दीदी राज करती है। आप सोच रहे होंगे कहाँ राज करती है? हमारे दिलों पे राज करती है, हमारे दिमाग पे राज करती है, हमारी एक एक धड़कनों पर राज करती है। लेकिन उनका जीवन समाया है सिर्फ 2 शब्दों में, सिर्फ 2 शब्दों में उनका जीवन सिमट कर रह गया है, नारायण नारायण। यस नारायण नारायण। हाँ बहुत ही अभिनंदन दीदी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ, आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आज आपके साथ मुझे ये छोटी सी एक वार्तालाप करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू रोसा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमें भी आपको देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप तो अपनी बहुत सारी बातें आप बताती रहती हैं और हमारे दर्शकों को आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में सब कुछ पता ही है।
फिर भी हमारे जैसे भी कुछ अज्ञानी हैं जो बहुत कुछ नहीं जानते आपके बारे में। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेकी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये नारायण रेकी मतलब क्या है? नारायण रेकी क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हेल्प करता है और रेकी से कैसे अलग है? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में, ये जरा समझाइए दीदी। ओके, रेकी आप कहते हैं कि रेकी के बारे में आप जानते हैं, है ना? जी जिस रेकी के बारे में जानते हैं आप, वही रेकी ये भी है। सिर्फ इसमें हम लोगों ने राम राम की माला जप, जो कि आपने सुना होगा, राम राम एक, राम राम दो, सुना है है। ना? हाँ। ये राम नाम का जप जोड़ दिया और इसका नामकरण कर दिया नारायण रेकी। इसका डबल बेनिफिट है आपको। दो मेन जो बेनिफिट है नारायण रेकी के वो ये कि आप चलते फिरते, काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए, मीटिंग करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए भी इस पद्धति का, इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, राम राम एक, राम राम दो इतनी बार उच्चारित आपके माध्यम से हो जाता है कि वो आपके सिस्टम में चला जाता है ना? और शास्त्र कहता है कि यदि अंतिम क्षण के वक्त, जब अंतिम अवस्था हमारी आती है, जी यानी वो लेने के लिए आता है, उस वक्त यदि राम मुख से निकले तो भगवान के द्वार हमें खुले मिलते हैं, वो देवलोक से खुद रिसीव करने आते हैं। जी। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा अलग हटकर है इस बाबत। एज एन आउटसाइडर दीदी, जो समय बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपको इतना फॉलो नहीं भी करे, और जो फॉलो करते हैं वो तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन दर्शकों के लिए और जो फॉलो करते हैं उनके लिए भी एक बात हम समझना चाहते हैं कि कभी कभी आप मुझे गुरु माँ जैसे लगती हैं, जो हमें पॉजिटिविटी के बारे में बताती है, रेज के बारे में बताती है, प्रेयर्स, चैंटिंग, इन सभी के बारे में बताती है। और यू लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपना आप सिर्फ भाषण नहीं देते या बताते नहीं, आप खुद भी साथ साथ में करके लोगों को दिखाती हैं। दूसरी तरफ आप मुझे एक क्या कहूँ, लाइफ कोच के जैसे लगती है, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। और साथ ही आप रेकी ग्रैंड मास्टर, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट तो हैं ही। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि दीदी क्या है, कैसे हैं, और आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती है कि नहीं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ओके, आपको कभी गुरु लगती हूँ तो कभी लाइफ कोच लगती हूँ, ये आपका अपना, डॉक्टर वंदना जी, दृष्टिकोण हो सकता है जी है ना? हाँ और वैसे देखा जाए तो गुरु कह लीजिए चाहे लाइफ कोच, दोनों सिखाते तो एक ही चीज है, जीवन जीने की कला। कि जो जीवन आपको मिला है, आपको उसे किस सुंदर तरीके से जीना है, पहली बात। और विशेष मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि न तो मैं अपने आप को गुरु मानती हूँ और न ही लाइफ कोच। मैं सीधी सरल से घरेलू महिला हूँ, जिसे आप कह सकते हैं कि हाउसवाइफ, जिसे घर में रहना, घर को नीट एंड क्लीन रखना, खाना बनाना, बच्चों को हेल्दी फूड देना बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। ये मुझे पसंद है, पैशन है मेरा, कह सकते हैं आप। और दूसरी और जो चीजें जैसे टॉक में बोलती हूँ, देती हूँ, जी है ना? जी दीदी। तो मुझे ये लगता है कि बचपन से ही मुझे रीडिंग का बेहद शौक रहा है, बहुत शौक था, छोटेपन से ही इतना रीडिंग का शौक था मुझे, इतनी दीवानगी थी कि उन दिनों इतनी सुविधाएं नहीं थी। देखिए, तो बाजार से भी जो सामान आता था उस टाइम कैरी बैग उपलब्ध नहीं होते थे, न्यूज़पेपर में लपेट के सामान आता था, है ना? तो जो पेपर का टुकड़ा भी होता था, फिर वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो,
हालांकि इंग्लिश और गुजराती में मेरी इतनी कमांड नहीं है, पर मैं उतना सा पेपर पढ़कर सार निकालती थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इतना क्रेज पढ़ने का। और बचपन में ही मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मेरे पिता ने और दादी ने मिलकर पाला हम 4 भाई बहनों को, और लिमिटेड आमदनी थी। हम मिडिल क्लास फैमिली थे, लोअर मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं, नौकरी करते थे और रीडिंग का बहुत शौक, और चीजें मिलती नहीं थी पढ़ने को। लेकिन मेरे पिताजी की खासियत ये थी कि उन्होंने कभी भी हमें फिल्मी मैगजीन और नॉवेल्स पढ़ने नहीं दिए। पढ़ना तो दूर, यदि मैं ये कहूं कि छूने और देखने भी नहीं दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे आज भी याद है कि मैं एक फ्रेंड के हाथ से फिल्मी मैगजीन लेकर आई थी जी और मुझे पता था कि उन्हें नहीं पसंद है, जी, छुपा कर पढ़ती थी, फिर भी उनकी नजर पड़ गई। वो तो पढ़ना ही था। नजर पड़ी और उन्होंने उसी दम, ये भी नहीं पूछा कहाँ से आई है क्या है, उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए और घर के डस्टबिन में भी नहीं डाला। जो सोसाइटी के बाहर दूर डस्टबिन था, चप्पल पहनी वहां, आज भी वो सीन मुझे ऐसे मेरे जेहन में समाहित है। जी डाल कर आए, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी उसने पूछा नहीं कि आप घर के इसमें क्यों डाली, वहां डाल के आई थी वो। उनका कहना था कि इस घर में डालता तो वापस जोड़ जोड़ के पढ़ लेती है, तो नहीं देना। तो हमें अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया गया पढ़ने के लिए, और इतनी व्यवस्था भी देखे नहीं थी। हमारे यहाँ सिर्फ गीता प्रेस का नाम यदि आपने सुना होगा, गोरखपुर बहुत अच्छी गीता तरह प्रेस, हाँ, जी वहाँ जो भी बुक छपती थी वो सारी की सारी हमारे घर में होती थी। पिताजी को वहाँ का बहुत ज्यादा श्रद्धा थी वहाँ पर। जी कोई निकाल के बारंबार हम पढ़ा करते थे कि दूसरा कुछ मिलता नहीं था। और इन दिनों वहां से मासिक पत्रिका सत्संग सुधा निकला करती थी, 4-5 पन्नों की कल्याण मैगजीन आती थी, वो बारंबार पढ़ते थे। और बचपन में जो चीजें इतनी बार पढ़ ली, मुझे लगता है वही चीजें फिर अभी बाहर निकलने लगी है, सब कॉन्शियस माइंड में चली गई, निकल रही है। और वो बातें जैसे खुद के जीवन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि था ना भीतर, उतरता चला गया। और जो मेरा छोटा सा सर्कल था, बहुत बड़ा सर्कल मेरा नहीं था, 2-4 गिनती के फ्रेंड्स थे, उनसे शेयर करना कि आज मैंने ऐसे किया, और मैंने देखा कि ये चीजें जीवन को बेहतर बना रही है। फिर जो जो रेखी में आगे बढ़े, टीचर बने, लोगों को वो चीजें सिखानी शुरू की, और जीवन आप देखिए संवरता चला गया, खुद का भी और दूसरों का भी। दीदी, आपकी मॉडेस्टी है जिसने आपको आज इस पेडेस्टल पे, इस मुकाम पे बैठा दिया है, और जहां से शायद आपने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। दीदी, एक बात पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं हमारे देश में, अपनी देश की बात करते हैं, विश्व में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दीपक चोपड़ा, नवीन तोष्णीवाल, शिव खेरा, संदीप महेश्वरी। आप अपने आप को इस मोटिवेशनल गुरु के जो ग्रुप है, इसमें आप अपने आप को कहाँ प्लेस करती है? आप इनसे कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग हैं आप इनसे? मैं ये तो आपसे नहीं कह सकती कि मैं उनसे अलग कैसे हूँ। ये जरूर आपसे कह सकती हूँ कि मैं उनको क्या मानती हूँ। जी, यही बताइए। है ना? हाँ। जैसे मिस्टर शिव खेरा जी हैं, जी उनकी लिखी पुस्तक जीत आपकी हाँ आज भी मेरे बुक रैक में सबसे आगे रखी हुई है। और यदि आप मुझे पूछेंगे कि मैंने उसे पढ़ा है क्या, पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है, अनेकों बार पढ़ा है, काउंटिंग नहीं है उसकी। मिस्टर संदीप जी माहेश्वरी, यस, ये एक बहुत बड़े तबके को लेकर चल रहे हैं, यंग जनरेशन को, और यंग जनरेशन उनकी दीवानी है। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति के पीछे यदि यंग जनरेशन दीवानी होती है तो उसकी कही हर बात वो मानती है, सुनती है ना? ये तो वो लोग हैं
जिनको मैं सुनती हूँ और ढूंढती हूँ। तुलना कैसे हो सकती है बताइए? तुलना नहीं हो सकती। और किसी भी एंगल में सेकेंड थिंग मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी अपने अपने तरीके से समाज के हित में सहयोग दे रहे हैं। इस समाज को सुंदर है, ये समाज इसे और सुंदर बनाने के लिए। और शास्त्र कहता है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं, जिनमें विशेष है मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और समाज ऋण। जो प्रथम 3 ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ये तो देखिए हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में चुका देते हैं। बचता है समाज ऋण, इसे भी हमें उतना ही महत्व देना है, क्योंकि एज पर शास्त्र समाज सेवा तो भगवान जगन्नाथ जी के रथ की तरह है, जिसे हम सबको मिलकर खींचना है और अक्षय पुण्य का भागी बनना है। तो हम सब अपने अपने तरीके से समाज के हित में समाज को सहयोग देने में लगेंगे। दीदी, आपने जैसे कहा कि संदीप जी महेश्वरी वो उनके पीछे जैसे कि हमारी यंग जनरेशन बहुत दीवानी है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भी देखा है उनके बहुत सारे वीडियोस हम लोग फॉलो भी करते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं वो। तो क्या आपका भी कोई टारगेट सेगमेंट है, या बोलने का मतलब है कि आपका कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपको लगता है कि नहीं, ये सेगमेंट के लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, या मैं इस सेगमेंट के लोगों को की दुनिया में मैं उजाला फैला दूं, या मतलब आपने भी कुछ ऐसा आपका भी है, या आपके मन में ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है ना? और हमारी मंशा भी यही है कि जो जीवन मिला है उसे कितने अच्छे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम तो बस इंसान को इंसानियत सिखाते जा रहे हैं, और जितने लोग भी जुड़ते जाएं, और अधिकतर हमारे सत्संग में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और अभी तो हर एज की महिलाएं हैं। अंदाजन में देखा है कि 20 साल से लेके प्लस कितने भी मान लीजिए 80-90 पर चले जाइए, क्योंकि साथ में राम राम जप जुड़ा है जी, जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। हर इस हिसाब से हर तबका जुड़ गया है। और विचार भाव जो आप यदि पूछेंगे क्या है हमारा, तो भाव ये है कि जो सतयुग था वो वापस आए। आज वही अवस्था वही व्यवस्था हो जाए कि मेरे देश की धरती सोना उगले। और ऐसा प्रबल विश्वास है, जैसे आपने कल संध्या जी को अप्रिशिएट किया कि यदि जो फॉलोवर इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना जैसे आपसे फॉलो ले रहे थे, वो इतना सिस्टमेटिक उनका काम था। तो जब इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो चीजें हम पाना चाहते हैं, जो हमारा विजन है, मिशन है, सपना है, तो आसान हो जाता है उस विजन को पाना, उस मिशन को पाना, उस सपने को साकार करना। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही, और आपने बात छेड़ दी, तो मैं क्या करूं, मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा लोगों के साथ आपके परिवार से इंटरेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ, जैसे कि संध्या जी, जैसे कि तरुण जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इतने प्रोफेशनल है, इतने परफेक्ट है, काम इतने परफेक्शन से करते हैं, इतना अच्छा फॉलो अप करते हैं कि मैं ये सोच रही थी कि दीदी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, एकदम सही। आपने क्या किया, जैसे आपको बता दें, आपने कहा आप संध्या जी से बातचीत हुई, आपकी तरुण जी से बातचीत हुई है। आप जब इतना बड़ा तपेला चावल का पकाते हैं, डॉक्टर वंदना जी,
आप एक ही चावल चेक करते हैं, एकदम सही। है ना, तो आप समझ जाते हैं कि पूरा परिवार कैसे होगा, एनआरएस की परिवार। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली, एकदम एकदम हाँ। आपने टू द पॉइंट बताया बात, एकदम आपने अच्छे एग्जाम्पल से समझा दिया। हाँ, मैं बोलना हाँ। चाह रही थी लेकिन मेरे पास इतने अच्छे शब्द नहीं थे, अरे, आपने अरे, अच्छे शब्द से समझा दिया। आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं। चलिए दीदी, अगले हाँ, सवाल पे मैं जाना चाहूंगी। नारायण रेकी सत्संग परिवार है आपका, और इसमें एक नारायण भवन है हाँ। जिसमें आप सामूहिक प्रार्थना करवा रही हैं, और इसके बारे में कुछ बताइए कि ये सामूहिक प्रार्थना क्या है और आप इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है? नारायण भवन हमारा बना है जी। आज की इस अवस्था और व्यवस्था को देखते हुए जी। जूम और यूट्यूब लिंक के माध्यम से, हम्म, है ना। हाँ, क्योंकि पर्सनल तो मिल नहीं सकते, जी। और इस भवन में ये उद्देश्य हमारा है कि हमारा बचपन से ही एक प्रबल विश्वास है प्रार्थनाओं पर, कि प्रेयर कैन मूव द माउंटेन। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य है कि पहाड़ को भी सरका सकती है, राइट। तो फिर छोटी मोटी समस्याओं को नहीं निजात दिला सकती क्या? जब पहाड़ सरकाने की क्षमता प्रार्थनाओं में है, तो छोटी मोटी समस्याएं, परेशानियां जो मनुष्य जीवन में, मैं इन शब्दों का जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, परेशानी, तकलीफें, पर अभी आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जी। उनको हम जो कहना चाहते हैं बात उन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इन शब्दों का हमें सहारा लेना पड़ रहा है ना। तो जब प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, तो अस्वस्थता है, तकलीफें हैं, परेशानियां, समस्याएं हैं, इनका निदान हम लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से करते हैं। और सामूहिक प्रार्थनाओं का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है कि जब समूह में आप प्रार्थना करते हैं, वो बहुत जल्दी सुनता है और उसके नतीजे आपको उपलब्ध होते हैं। तो प्रार्थनाओं के माध्यम से हम प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलते हैं, और देखिए निश्चित है लोगों को नतीजे मिलते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। कोई व्यक्ति कब जुड़ता है? जब उसे किसी तरह का बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दीदी, आप इसके साथ आप, एक तो आपका हुआ सामूहिक प्रार्थना जिस पे आपका बहुत प्रबल विश्वास है, दूसरा एक आप देवदूत भेजने की बात करती हैं, और जो मेरी समझ में जो आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि देवदूत भेजना मतलब अगर कोई ट्रबल में है तो आप उनको गुड विशेस भेज रही हैं, या इवन इफ एन एम्बुलेंस इज गोइंग तो आप, मैंने देखा है आप अपने मीटिंग में भी रुक कर आप पहले प्रे करती हैं एंड देन यू स्टार्ट द मीटिंग अगेन। तो दीदी थोड़ा सा इस देवदूत भेजने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, हाँ। देखिए, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स ऊर्जा से भरा हुआ है ना। इसमें दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, राइट। राइट, एब्सोल्युटली। हम लोग क्या करते हैं, राम राम उच्चारण, भगवान का स्मरण किया, ये हाथ की पोजीशन हमारी ये रहती है, राम राम। एक जैसे हम कुछ बटोर रहे हैं, है ना, कुछ आप कैसे बटोरते हैं, आप ऐसे बटोरते हो ना, है ना। तो ब्रह्मांड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, हाँ, राम राम एक, राम राम दो, आप भी कीजिए मेरे साथ, आपको महसूस होगा। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। आपने जैसे एनर्जी का एक गोला सा, बॉल सा बना लिया, है ना। हम इसको देवदूत का नाम देते हैं, इससे कन्वर्सेशन करते हैं, एनर्जी है ये, इससे बात करते हैं कि सामने एम्बुलेंस जा रहा है। अब एम्बुलेंस में स्वाभाविक है पेशेंट होगा और उसका कोई नियर डियर होगा। आप सोचिए उनकी मानसिक अवस्था क्या होती है उस वक्त, उन्हें मदद की जरूरत है,
है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल। तो ये हमने भेजा कि आप जाकर उनकी मदद कीजिए। हम्म, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, ऑलराइट, ओके। राइट? ये वाइब्रेशंस आपने ब्रह्मांड में भेजे, आपका मैसेज कन्वे किया, एम्बुलेंस जो गई है उसमें पेशेंट भी है, नियर डियर भी है, उन्हें जिस चीज की जरूरत है जी जी। वो उसकी मदद कीजिए। अब ये किस तरह मदद करता है देखिए, ये या तो उनके इर्द गिर्द जिनसे उनका संपर्क होगा, इसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची, हॉस्पिटल पहुंची, वार्ड बॉय भी है, डॉक्टर भी है, और भी अदर लोग संपर्क में आएंगे, ये ऊर्जा उनके भीतर चली जाएगी, ओके। है ना? तो हम लोग कई बार देखिए, आपका भी संपर्क हुआ होगा, पता नहीं भगवान जैसा कोई आदमी हमको मिल गया, उसने फटाफट हमारा सारा काम कर दिया, कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। हाँ, होता है कि नहीं आपके साथ? बहुत तो बार दिस इज एनर्जी। और दूसरा, या तो वो किसी के भीतर चला जाएगा, उनसे करवा लेगा, और या अदृश्य शक्तियां देखिए काम करती हैं। कई बार आप सुनते हैं, मैं गिरते गिरते बची, पता नहीं किस शक्ति ने मुझे थाम लिया, जी जी। एक्सीडेंट होते होते बचा, बच गया। वो एक सेकेंड के लिए बच। तो सम पावर वाज वर्किंग, दीज आर द पावर। तो एक बार दीदी मैं अपने हाँ। दर्शकों के लिए थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, फॉर ऑल द व्यूअर्स I would like to repeat once again what Didi is saying is actually creating an energy ball and sending it to the universe so that this energy, this is a positive energy ball which can go and help the people who are in need. And she has also shown the entire process of how to do it. Please use it, help others, help yourself. इसमें दीदी एक और बात ऐड करती हैं, शायद मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम दूसरों के लिए एनर्जी बॉल्स भेजते हैं, जब हमें भी जरूरत पड़ेगी जरूर कोई ना कोई हमारे लिए भी भेजेगा, और हम इस तरह से हम एक दूसरे के हेल्प करके इस दुनिया को बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। हाँ, डॉक्टर वंदना जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगी, जी जैसे आप देवदूत भेजते हैं कि आपके ऑडियंस भी सुन रहे हैं इस बात जी को, है ना? जी। हमने जिस पर्पस से भेजा मदद के लिए, है ना, हम्म, चूंकि हमने भेजा है या आपने भेजा है, तो ये आपके वाइब्रेशंस को पहचानता है। ओके, ये जो देवदूत आपने भेजा है, अच्छा, ये आपके वाइब्रेशंस को पहचानता है। जिस पर्पस से, जिस मकसद से आपने भेजा, वो काम करके ब्रह्मांड में अवस्थित हो जाएगा, और जिस वक्त आपको जरूरत होगी इमीडिएट आपके पास पहुंचेगा, ओह वाओ, दैट्स आपको अमेजिंग। पता भी नहीं चलेगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरा फ्लैट 4th फ्लोर पे है और मेन रोड के नजदीक है ना? जी कई बार गाड़ियां आसपास से जाती हैं, जी, और थोड़ा सा वहाँ आगे पीछे होने की वजह से ट्रैफिक हो जाता है। सब्जी वाले हैं, उनमें आपस में बहस हो जाती है, जरा वॉल्यूम तेज होता है। यदि मैं खिड़की से देखती हूँ, मेरा ध्यान चला गया, मैं शांति दूत भेजती हूँ घर से। ओके, यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं गुजरता और उनके बीच सुलह हो जाती है, इधर अपने अपने रास्ते चलने शुरू होते हैं। वाओ वाओ। और एक दिन तो बहुत मजेदार बात हुई, एक मटके वाला गाड़ी लेके खड़ा हुआ था सुबह से, बेचारा। सुबह मैंने देखा कि नई गाड़ी थी, उसको लेके खड़ा था मटका बेचने के लिए, और दोपहर को बाई चांस मेरा ध्यान गया, ऐसे इस मटके सजे हुए थे, एक भी सेल नहीं हुआ था। ओके, हमने भेजा देवदूत कि उसकी आज की रोजी रोटी तो निकल जाए। हाँ, और ये हस्बैंड मेरे देख रहे थे मुझे ये करते हुए, क्या कर रही हो? मैंने कहा ऐसा कर रही, सुबह से उसकी गाड़ी भरी हुई है, सेल नहीं हुआ एक मटका। जी जी, अंदाजन 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे आके बुलाया कि उसके 4 मटके सेल हो गए हैं, वाह, क्योंकि गाड़ी पे से दिखाई देता है हमारे घर से ना। जी जी हाँ, दीदी, तो आप ये किसके लिए भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस बहाने आपसे अच्छे कर्म होंगे, और ये वाइब्रेशंस आप जो ब्रह्मांड में डाल रहे हैं, whatever you give you receive, सीधी सरल सी बात है। जी दीदी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने समझ लिया था, पर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और बोलना चाहूंगी ताकि लोग समझ सके इसे। हाँ, कि जो आप एनर्जी बॉल भेज रहे हैं, दीदी कहती है कि दैट गोज टू द यूनिवर्स, इट डज इट्स वर्क एंड इट स्टेज इन द यूनिवर्स, और बिकॉज इट हैज योर वाइब्रेशंस, इट अंडरस्टैंड्स योर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, और जब आपको उसकी जरूरत होती है देन दैट एनर्जी बॉल एक्चुअली कम्स बैक एंड हेल्प्स यू।
यस है ना दीदी? मैंने हाँ सही कहा? यस एकदम सही एकदम सही। आप सोचेंगे इस काम को मुझे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, बैंक जा रही हो कहीं पर जा रही हूँ और आपका काम 15 मिनट में हो जाता है। जी, कोई ना कोई अचानक आता है कि आपको क्या है, मैं हेल्प यू, यस, और उसकी मदद से आपके काम हो जाते हैं। तो समझ जानेगा कि हमने जो भेजा था वो यहाँ पर आ गया है। हम्म। दीदी, इस कोविड काल में आपने सामूहिक प्रेयर्स का बहुत बड़ा सहारा लिया कोविड पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। और बहुत दिनों से आपके, महीनों से आपके सामूहिक प्रेयर्स चल रहे हैं और कुछ लोगों से मैंने बात भी की जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और अटूट विश्वास है उनके मन में इन सामूहिक प्रेयर्स को लेकर, और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी मंशा पूरी हो जाती है और ये सामूहिक प्रेयर्स इज लाइक अ मिरेकल, इट्स लाइक अ मैजिक। तो दीदी, मतलब आपको क्या लगता है, डज इट रियली वर्क? क्या मतलब कोई एक एग्जाम्पल है तो आप हमारे दर्शकों को समझाने के लिए दीजिए ना दीदी। यस बिल्कुल देंगे। यस इट रियली वर्क्स। तभी तो इतने लोग जुड़ते हैं, पहली बात है ना, ये काम करती है चीजें तभी लोग जुड़ते हैं। आपको एग्जाम्पल भी देंगे हम, है ना। निधि जी भट्ट को जरा सा, और तरुण जी ऑनलाइन लीजिए। हाँ हाँ ओह वाओ, तो आप लाइव एग्जाम्पल देंगे दीदी? यस 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 ओके। हाँ ओ निधि जी क्योंकि ये नमस्कार हमारे प्रश्न साथ जुड़ने के लिए। ऐसा है डॉक्टर वंदना जी, जी, ये प्रश्न कई लोग हमसे पूछते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ कि आप कितना एफर्ट डालती है प्रार्थनाओं में, क्या सचमुच में प्रार्थनाएं काम करती है क्या? हाँ, तो वही हाँ, लाइव एग्जांपल देंगे ना आपको। बहुत अच्छा किया दीदी आपने। मैं एकदम सरप्राइज हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है निधि जी आपसे जुड़कर। यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस नारायण 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 राज दीदी जी, नारायण नारायण वंदना जी और सभी एनआरएसपी को जिन्होंने हमें मौका दिया, इतनी अच्छी शेयरिंग जो एक मिराकल से कम नहीं है। आज पूरा विश्व ये चीज को हमें आके बोल रहा है कि ये मिराकल से कम नहीं है। अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मैं अपनी मिराकल धन्यवाद करना चाहती हूँ राज आंटी, थैंक यू सो मच। जैसे आप लोग सभी को पता है कि ये जो C-19 से जो चीज़ अभी पूरी विश्व हम लोग सब इफेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे पति जो हस्बैंड है जतिन जी, वो भी उनसे दूर नहीं रहे, उनको भी वो भी उसकी चपेट में आए हुए थे। एंड नारायण जैसी हालत हुई उनकी, है ना, नारायण हेल्थ वाली सिचुएशन थी। वो कोविड, उन्होंने C-19 से रिकवरी कर ली थी होम क्वारंटाइन से, फिर 10-15 दिन के बाद रिकवरी कर उन्हें वापस फीवर स्पाइक्स शुरू हुए थे 105 डिग्री। तो फिर हमें 105.5 5.5 डिग्री। तो सुबह हमें इमरजेंसी में उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब हुआ, 4-5 दिन हमारी ट्रीटमेंट चली, जहाँ उनकी फीवर कंट्रोल हो गई। निधि जी, एक बीच में सवाल है आपसे, आप कहाँ रहती हैं? मैं मुंबई गोरेगांव में रहती हूँ और राज आंटी की छत्र छाया में हम लोग गोकुल धाम निवासी हैं जो रह रहे हैं। ओके ओके जी, हाँ प्लीज गो अहेड, आप जो बता रही थी उससे आगे बढ़िए। तो 4-5 दिन की ट्रीटमेंट के बाद उनकी फीवर कंट्रोल में आ गई थी। तो हमें तो लगा कि हम डिस्चार्ज ले रहे हैं। फिर सडनली इन्हें जैसे लॉन्ग ब्रीथ शुरू हो गई थी रात को, थर्सडे को। तो बड़ी सांसें हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने उनकी, है ना, 2D इको वगैरह सब क्या, सब नॉर्मल आ रहा था, कुछ भी कहीं भी उनको डिटेक्ट नहीं हो रहा था। फिर सडनली उन्होंने बोला हम ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखेंगे रात को 11 बजे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहेगा क्योंकि पर्सनल अटेंशन मिलता है। नेक्स्ट डे उन्होंने एडमिट किया। नेक्स्ट डे सुबह अचानक मैं उनसे मिल के आई, आने के बाद से सडनली उनकी सांसें भरने लगी, उनकी पल्स रेट्स भी है 145 तक पहुंच गई थी। तो डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी डॉक्टर्स, हिंदुजा के सारे डॉक्टर्स एकदम डर गए और उन्हें कुछ कंफ्यूज हो गए थे कि हो क्या रहा है इनके सर। इनकी हर एक बॉडी इन्फ्लेमेशन से भर रही थी। तो सब बॉडी मेन ऑर्गन्स थे, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, सब पे इन्फ्लेमेशन आ रहे थे, जो आज की नई बीमारी है जिसे कहते हैं MIS,
मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो आजकल अभी भारत में बच्चों में दिखाई दे रही है, और ये पूरे विश्व में सिर्फ 2% लोगों को हुआ है एडल्ट में। तो अपने इंडिया में ये सिर्फ 4-5 जनों को ही हुआ था। तो डॉक्टर्स को इसका इलाज नहीं पता था, ना सिम्टम्स पता थे, ना उसकी कोई डायग्नोसिस पता थी, कोई टेस्ट कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो सब डॉक्टर्स हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, सबके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स 5-5, 6-6 जन की टीम लेके आ रहे थे। 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा टेस्ट हुए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर इवनिंग में अचानक से उन्हें वेंटिलेटर वाली पोजीशन पे आ गए थे कि उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी। देने के बाद इन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने वहीं से निधि जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट करने की मेरी थोड़ी सी आदत है। नहीं जरूर। तो मतलब उस दिन शाम को वो डॉक्टर ने कहा कि हम वेंटिलेटर पे डाल दें। हाँ, वेंटिलेटर पे। ओके। तो ये आपको सारा जो काफी स्ट्रेस हो गया होगा। बहुत ज्यादा हो गया था। घर पे हवन वगैरह रखवाया गया था उनके नाम का, सब जगह विश्व पे उनकी प्रेयर शुरू हुई थी। मैं हॉस्पिटल में थी, और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का एनआरएसपी के साथ में आज 20 साल का संबंध है। मम्मी, हम लोग तीनों बहन, हम सब आंटी के छत्र छाया में हैं और उनसे रेखी सीखे हुए हैं खुद। तो इतना अटल विश्वास है हमें रेखी पे कि मैं आपको, मिराकल्स तो बहुत होते हैं। मेरे को जो बेटा हुआ है वो भी आंटी के आशीर्वाद से, जो तारीख हमने डिक्लेयर की थी, हमने जो बोला था प्रेगनेंसी, वही हमारे साथ हुआ। मुझे लड्डू गोपाल जैसा बेटा भी आंटी ने ही दिलवाया है, उनका अटल विश्वास था। फिर घर पे आने के बाद हमें, मतलब मम्मी जब लेके आए, और मेरे को सिर्फ उस हॉस्पिटल में एक ही चीज याद है कि मुझे राज दीदी से एक बार बात करनी है। आज कुछ भी, उन्होंने मुझे बेटा दिया है, उन्हें मुझे मेरा पति देना होगा, भले कुछ भी हो जाए। जैसे एक अटल विश्वास मुझे उन पे जरूर था। मैंने वहां से भी, और आंटी जी भी थोड़ी सी, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ी सर्दी खांसी हो रखी थी। फिर भी आंटी ने मुझसे बात की। मैं घर आई और मैंने उनको सारा सिचुएशन, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, वो वापस आएंगे, तुम शांत रहो, अपना धीरज करो और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स भेजो उन्हें। सारी प्रेयर्स हो रही है, सब हो रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वेंटिलेटर का सिचुएशन शुरू हो गई थी। किडनी सिर्फ 10% चल रही थी, सिर्फ 10%। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने बोला, मेरी दोनों बहन जो एनआरएसपी चैनल्स हैं और चल रहे हैं, हस्बैंड सब हॉस्पिटल में थे, हम लोग यहाँ पे हवन में बैठे हुए थे और हमने नारायण का हवन वो सब करा रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं, उनका डायलिसिस के चांसेस हो सकते हैं 4-5 बार हमें। ये सब सिचुएशंस हो रही थी। मैं आंटी से मैंने बात की, बोला बेटा यहाँ से चालू है। वो पर्सनल रेखी कर रहे थे जतिन के लिए वहां से। उन्होंने सारे एनआरएसपी चैनल्स, हर ग्रुप में, पूरी इंडिया, वर्ल्ड वाइड, इंडिया भी नहीं वर्ल्ड वाइड प्रेयर्स हमारी एनआरएसपी की सब जगह चालू थी जतिन के लिए। और जहाँ 10% किडनी चढ़ी थी, उनके 10 ml यूरिन पास हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जैसे 24 आवर्स में मिनिमम उनकी हिसाब से 1200 ml पास होना चाहिए। अब विश्वास नहीं, मैं 6 बजे नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल पहुंची, तब तक डॉक्टर ने हमें 24 घंटा हाथ में दिया था, बस और कुछ नहीं था। पहुंचने के बाद जैसे हर एक घंटे में कैलकुलेट कर रहे थे, तो 10 ml या 20 ml ऐसे हो रहा था उनका। डॉक्टर बोल रहे थे कि आप देखिए, आप सिर्फ मिरेकल काम कर सकते हैं, हम हमारा देख रहे हैं। इस सिचुएशन में जब आंटी से बोला कि बेटा तुम जब भी आईसीयू में जाओगे तो मुझे फोन करना, हम सामने से प्रेयर्स करेंगे। आप विश्वास नहीं कर रहे, मुझे कोरोना काल में भी मुझे 3-4 बार परमिशन मिला और सभी टाइम आंटी मेरे साथ वीडियो कॉल पे जतिन को 1-1 घंटा वहां से रेखी का वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे थे। एनआरएसपी के सारे चैनल्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। और ऐसा सिचुएशन आया कि जो डॉक्टर्स, किसी को पता नहीं था, मेरे कजन भाई राजेश शिखानी जी, वो डॉक्टर के ही, बच्चों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये बीमारी पकड़ी। हिंदुजा डॉक्टर के, जैसे नारायण ग्रुप में वो आए, डॉक्टर हिंदुजा डॉक्टर के साथ सब उनको कन्विंस करना, पैसिफाई करना। एम्स के डॉक्टर, अपने जुपिटर्स के डॉक्टर जो दिल्ली, बैंगलोर, सबको रात को 12 बजे कॉन्फ्रेंस में लिया और उन्हें स्टीरॉइड चढ़ाया गया, आईजी इंजेक्शंस चढ़ाए गए और इन्फेक्शंस। तो ये सब चढ़ाने के बाद डॉक्टर ने कन्विंस करके 2 बजे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सुबह 7 बजे उनको जो 1000 ml का जो रिक्वायरमेंट थी यूरिन्स की, इनके 1150 ml पास हुआ एक रात में, जो एक मिराकल से कम नहीं था। मिराकल से कम नहीं।
एंड आप बिलीव नहीं करोगे उनकी किडनी जो डायलिसिस के सिचुएशंस में थी 4-5 बार करना पड़ेगा, डॉक्टर ने सिग्नेचर मांगा, सब किया। मैंने बोला डॉक्टर आई हैव वेरी मच श्योर अबाउट इट, देयर वोंट बी अ चांस ऑफ किडनी डायलिसिस। आई एम मतलब यू साइन, बोला आई विल नॉट साइन टुडे, आई विल साइन इट टुमारो। एंड ट्रस्ट मी नेक्स्ट डे जब डॉक्टर भी चेकअप के लिए आए, वो इतने शॉक्ड हो गए कि मैं कल इस पेशेंट को कैसे छोड़ के गया था, आज मैं कैसे देख रहा हूँ। मतलब इतने पावर्स थे उस रेकी में। आपको एग्जांपल मिल गया डॉक्टर वंदना जी? जी बहुत खूबसूरत निधि जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। एक एग्जांपल और देना चाहेंगे आपको? जी जी Yes. बहुत अच्छा, हाँ। बहुत बहुत तरुण मतलब जी सर, हाँ हाँ, सुन के It is- एकदम वो हो गई मैं, क्या बोलूं, एकदम ओवरवेलमिंग हो गया मेरे लिए। यस तरुण जी। और मुझे एक चीज और शेयर करनी है आंटी जी। हाँ माइक हाँ बोलिए स्वरूपा जी। नारायण 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 जी, नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण डॉक्टर वंदना जी, नारायण 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 नारायण। संध्या दी, विद्या दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वरूपा रेवतकर, ये मेरे हस्बैंड राजेश रेवतकर। जी कुछ दिन पहले इन्हें C19 से ये प्रभावित हुए थे, जी तो मेरा दीदी के साथ में कांटेक्ट किया मैंने। दीदी की प्रेयर्स, मेरी हम सबकी प्रेयर्स शुरू थी। जी फिर कुछ ऐसे हुआ कि इनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, ओके और फिर थोड़ी धीरे धीरे कंडीशन इनकी थोड़ी नारायण हेल्प हुई। अच्छा। उसी में से हम NRSP का कोई देवदूत ने दीदी एक को मिनट कांटेक्ट स्वरूपा किया। जी, सॉरी, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा इंटरप्ट करने की आदत है। हाँ। मेरे दर्शकों को थोड़ा समझा दूं कि स्वरूपा जी नारायण हेल्प बोल रही हैं, तो जो लोग हाँ, सत्संग इसका- परिवार से नहीं जुड़े उनके लिए मैं बता दूं कि नारायण हेल्प मतलब सिचुएशन थोड़ी डिटीरियोरेट हुई उनकी, थोड़ी सी हाँ, उनको हाँ। हेल्प की जरूरत हुई भगवान की, उस संदर्भ में वो कह रही हैं। प्लीज गो अहेड स्वरूपा जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वंदना। हाँ थैंक यू। हम में से किसी देवदूत ने दीदी से हम्म। कांटेक्ट किया। हम्म दीदी के दिन रात ब्लेसिंग की वजह से, प्रेयर्स की वजह से दीदी ये थोड़ा सा स्वरूपा जी मैं थोड़ा सा इनको क्लियर करना चाहूंगी ये बात कि देवदूत के बारे में पूछे थे इसलिए बता रहे हैं। जी दीदी। जैसे ये हमारा जो सेंटर चलता है एक्यूप्रेशर रेकी का, जिनमें नियमित सेवा देने के लिए ये स्वरूपा जी जो स्क्रीन पर है वो आते हैं। जी और जो इनके मिस्टर रेवतकर जी को C19 हुआ, इनकी प्रेयर हमारे ग्रुप में चल रही थी। ओके जैसे ग्रुप में चल रही थी क्योंकि और भी बहुत सारे नाम हमारे पास थे C19 से प्रभावित लोगों के। जी और स्वरूपा जी को भी इनकी असली स्थिति नहीं मालूम थी। ओके हस्बैंड ओके इसे भी थोड़ा सारी खबरें इसके पास नहीं पहुंचाई जा रही थी कि ओके डे बाय डे स्थिति इनकी जो है विपरीत अवस्था में जा रही है, ऐसा। हाँ हाँ और संयोग देखिए कि इनके ही किसी करीबी मित्र ने ओके हम तक संदेश पहुंचाया। आशीष पोदार नाम है उनका, जी थर्ड पर्सन ही। उसने मेरे किसी स्टूडेंट को फोन किया वाह कि हाँ मिस्टर रेवतकर जी की तबीयत ठीक नहीं, 5 इंजेक्शन लग चुके हैं और जो इंजेक्शन अभी दिया दैट इज लास्ट। ओके इसके बाद कोई साधन नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया है। ओके ये इंजेक्शन काम करेगा तो इट इज ओके, अदरवाइज नहीं। ओके उसके जब ये समाचार हम तक पहुंचा, जी मैंने स्वरूपा जी को फोन किया और इनको इन सब बातों का पता ही नहीं था। ओके दीदी एडमिट है वो और उनकी प्रेयर चल रही है, सब ठीक है, ये इनका उत्तर था क्योंकि इन्हें बताया नहीं गया था, है ना। उस व्यक्ति के भीतर, आशीष पोदार नाम कहूंगी, जी वो हम कहेंगे कि उसके भीतर देवदूत बढ़ गया था। जी उसने सारी स्थिति से अवगत हमें कराया। उसके बाद तो हर घंटे मैंने इनकी रिपोर्ट ली, हर घंटे, अभी आज कि मुझे हर घंटे आपका फोन चाहिए, क्या अवस्था है। और उसके बाद तो मिरेकल होता चला गया। माय गॉड प्रेयर्स चली, थोड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स पहले भी चल रही थी, पर उन प्रेयर्स को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। नतीजा आज हमारे सामने है। सीए मिस्टर रेवतकर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी नारायण। बहुत Thank you. बहुत अच्छा। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। कम नहीं है दीदी, बिल्कुल चमत्कार ही है। हम्म। तो दीदी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी दीदी कि जैसे कि 2 सवाल है अब मेरे, ये आपके एग्जाम्पल जो आपने लाइव एग्जाम्पल दिए उसके बाद में। देखिए मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, एंड एज अ साइंस स्टूडेंट मैं जो समझ रही हूँ कि रेकी स्टार्ट्स वेयर मेडिकल साइंस
ends. जब हमारे मेडिकल साइंस हाथ ऊपर कर, जैसे कि अभी हमने इन केसेस में भी देखा है, मेडिकल साइंस ने हाथ ऊपर कर दिया तो रेकी अपना काम शुरू किया और रेकी ने चमत्कार भी दिखाया और बहुत सारे चमत्कार मैं समझ रही हूँ कि आपके परिवार में हो रहे हैं। नारायण रेकी सत्संग परिवार की बात कर रही हूँ। तो दीदी आप मुझे ये बताइए कि 2 सवाल ये है कि पहला सवाल कि आपके साथ 2-4 लोग तो जुड़े हुए हैं नहीं, आपके साथ इतनी भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और जैसे कि मैं आपके एग्जाम्पल से समझ रही हूँ और भी मैंने आपके बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की तो आप इंडिविजुअली इन सब के लिए प्रेयर जैसे या आप इंडिविजुअली सबको अटेंशन कैसे देती हैं? और इसके साथ दीदी एक और सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां मेडिकल साइंस एंड होता है वहां रेकी स्टार्ट्स, तो आपके ऊपर आपके कंधों पे लोगों का बहुत बड़ा भरोसे का बोझ है, मतलब, और इस भरोसे पर खरा उतरना किसी तलवार की धार पे चलने से कम नहीं है। तो ये मेरा दूसरा सवाल है कि आपको कैसा महसूस होता है पहला सवाल एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। कि आप इंडिविजुअली सबको कैसे आप प्रेयर्स भेज पाती हैं? इतनी संख्या में लोग हैं और सबकी मैं मानती हूँ कोई ना कोई छोटी बड़ी परेशानियां होती रहती है। हाँ हाँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअली कनेक्ट करना इतना इजी नहीं होता है दीदी, मैं समझ रही हूँ। हाँ, वो देखिए रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है जी, है ना। जैसे इन्हीं का मिस्टर रेवतकर जी का अपन एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो जी, है ना, जी, पहले C19 के बहुत सारे नाम हमारे पास थे। पूरी टीम वर्क है, ऐसे अकेली मैं करती हूँ ऐसा नहीं है। प्रेयर डिपार्टमेंट ही हमारा अलग है, जी, उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, पेड अनपेड, जो प्रेयर्स करते हैं है ना। इंडिविजुअल उसमें ध्यान दिया जाता है। मेरी पर्सनल लेवल पर बात करूं तो जैसे C19 की जो नाम मेरे पास थे वो लिस्ट में लिखे हुए थे, तो उनको एक साथ में प्रेयर में कनेक्ट करती थी, एक साथ लेती थी, राइट है। अब जब इनका केस पता चला कि थोड़ी इन्हें प्रार्थनाओं की अधिक जरूरत है, तब इन पर इंडिविजुअली फोकस किया गया और बाकी प्रेयर डिपार्टमेंट प्रेयर कर ही रहा था, जो टीम है हमारी वो प्रेयर कर रही थी ऐसे। जी मैं समझ तो गई जहाँ ये रिक्वायरमेंट चीज। ज्यादा है हाँ। वहाँ उसको पर्सनल अटेंशन देते हैं, अन्यथा ग्रुप में प्रेयर करते हैं। और जैसे आपको शुरुआत में मैंने बताया कि ये विद्या इसकी इतनी सरल इसलिए हो गई कि राम राम का जप जोड़ दिया गया जी, है ना, तो चलते फिरते काम करते भी हम कर सकते हैं। तो दीदी और दूसरा जो सवाल था कि क्या आपको इस भरोसे पे खड़ा उतरना आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं लगती? देखिए, एक तो भरोसा जो शब्द आपने यूज किया, ये बोझ नहीं होता है ना, ये तो बहुत बड़ी मैं कहूंगी असेट है, गुडविल है, गुडविल जी, जो कोई व्यक्ति आप पर रखता है, आप पर करता है ना। और इससे आप, जैसे आपने कहा कि तलवार पर की धार पर चलना, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एज ए साइंस स्टूडेंट आपने कहा कि जहाँ डॉक्टर जवाब देता है वहां रेकी की शुरुआत होती है, ये आपके नजरिए में होगा क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आपके सामने एग्जाम्पल भी ऐसे आए कि आपकी ये धारणा बन गई है ना। पर रेकी का तो काम जब आप स्वस्थ हैं तभी शुरू हो जाता है कि आप अगर प्रयोग में लाते हैं तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। ये एक्सरसाइज वाली बात है कि नियमित आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, रेकी करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे। पर कई लोग जब स्वस्थ रहते हैं उस अवस्था में करते नहीं हैं और जब अस्वस्थ होते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं जी, और उसमें जीत हासिल करते हैं। सेम चीज है ना, एक्सरसाइज आप नॉर्मल है तो नहीं करते हैं, पर यदि कोई तरह शरीर का कोई अंग दुख रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको आके करवाता है, आपको करने कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी करनी होगी, आप करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। जी, 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 बहुत दीदी मैं एकदम ओवरवेल्म हो गई हूँ आपके एग्जाम्पल से। एक किताब पढ़ी थी दीदी मैंने, उसका नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, और उसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत कुछ आपके कॉन्सेप्ट से मिलता है, क्योंकि उसमें भी ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यू टॉक अबाउट द यूनिवर्स, एनर्जी, पॉजिटिविटी। तो जब आप यूनिवर्स से आप जो खुद भेजते हैं वही आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आपकी जो कंसेप्ट है वो मेरा उस कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत मैच हो रही है। हाँ, हाँ। दीदी एक ये है कि एक मेरे पास सवाल आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, किसी दर्शक ने भेजा है, और वो कह रहे हैं कि देखिए अटैचमेंट जब हमें किसी से होता है दीदी, तो क्या होता है कि उसकी छोटी सी कही हुई बात भी हमारे दिल में बहुत तकलीफ पहुंचाती है। हम्म, जिससे हमारा कम अटैचमेंट होता है वो हमें 2 बात बोल के भी चला जाता है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जिसको हम नहीं जानते वो हमें गाली भी दे के चला जाता है, हम 5 मिनट बाद उस बात को भूल जाते हैं। तो ऐसे अटैचमेंट का मतलब क्या है दीदी, कि हमें क्या धीरे धीरे जिससे हमें परेशानी हो रही है, जिसके साथ हम अटैच्ड हैं उस वजह से, तो क्या हमें क्या रास्ता लेना चाहिए, या हमें उनसे बात करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए, या धीरे धीरे अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए उनसे? आप जिसे अटैचमेंट कहती हैं, है ना, हम उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसलिए उनकी कही हुई बात हर्ट कर जाती है, ये दूसरा कहे, पड़ोसी कहे, थर्ड पर्सन कहे, तो उससे आप हर्ट नहीं होते, राइट? और जैसे एक बात ये भी कि नियर डियर से ही हर्ट होते हैं, जिससे अटैचमेंट बोला ना, अटैचमेंट किससे होता है? नियर डियर से होता है। और नियर डियर हमारे बहुत सारे जन हैं, पर किसी खास एक व्यक्ति की ही बात हमें अधिक हर्ट करती है। बिल्कुल नियर डियर तो बहुत सारे हैं ना, है ना, पर किसी एक व्यक्ति की ही बात आपको हर्ट कर जाती है। वही बात यदि किसी दूसरे नियर डियर ने कही, थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, तब आपको हर्ट नहीं होता, है ना, क्योंकि जिससे आपको हर्ट हुआ है, बात को पकड़ समझिएगा, उस पर आपका जोड़ चलता है, इसलिए उसकी आपने तो बात की जड़ को पकड़ लिया दीदी। और दूसरा नियर डियर आपसे यदि कुछ कहता है, आप हर्ट नहीं, तो उसमें आपका जोर नहीं चलता है, आपके पास चॉइस नहीं होती सिवाय उनके इस बात को सहन करने। आपने तो दीदी बात की जड़ को पकड़ लिया। अब मैं क्या कहूँ दीदी, आपसे वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्या कोई ऐसा है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया और जिसने आपके पर्सनालिटी को डेवलप किया और आपके लिए रोल मॉडल का काम किया? ओके, ये 3 प्रश्नों के 3 उत्तर अलग अलग हैं, आपने एक में कंबाइन किया। मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया। पहला प्रश्न जो आपका, एक बार पहला प्रश्न रिपीट कीजिए। हाँ, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? हाँ। देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं है ना, कारण उसका बताती हूँ मैं आपको क्या है, कि बचपन से ही मैंने जैसे बताया कि हमारी माँ नहीं थी, पिताजी ने दादी के साथ मिलकर हम 4 भाई बहनों का पालन पोषण किया, और दादी चाहती थी, बारंबार बोला भी करती थी कई बार रोने की अवस्था में आके, कि तुम लोग यदि अच्छे से तुम्हारा पालन पोषण नहीं हुआ, अच्छी संस्कार तुम लोगों के भीतर नहीं आए, तो कल को लोग मुझसे कहेंगे इनकी माँ नहीं थी, दादी ने पाला, तो कोई संस्कार नहीं दिया क्या, है ना? और वो क्या करते थे, उनमें खासियत, अब वो चीजें हमें उनकी खासियत दिखाई दे रही है, उस वक्त हमें दुख होता था जब वो इस तरह से बोलते थे, है ना? वो किसी भी बच्चे में जब अच्छाई देखते थे, जो इर्द गिर्द हमारे दोस्त होते थे, जो आते थे हमारे घर, परिचितों के लोग आते थे, ये देख इसने बर्तन अपने जूठे उठा के रख दिए, इसने अपने बर्तन धो के पहुंच के रखे, तुम लोग यूं ही पटक देते हो, इससे सीखो तुम लोग, ऐसा करके बोलते हैं। फिर हमें लगता था हमेशा क्यों कंपैरिजन होता है हमारा, उनके साधन है, उनकी माँ है, उनके पास पैसा है, उनको सिखाने के लिए कोई है। तो दादी का ही बोलना होता था कि मैं तुलना नहीं कर रही हूँ तुम्हारी उनसे,
है ना। मैं ये बता रही हूँ कि उनमें जो अच्छाई है वो बता रही हूँ ताकि तुम भी उससे सीखो और अच्छे गुण ग्रहण करो। यदि मैं नहीं बोलूंगी तो तुम्हें सिखाएगा कौन? कोई दूसरा तुम्हारे पास नहीं सिखाने के लिए। तो बचपन से ही मुझे लगता है वो आदत हमको पड़ गई थी जी कि जी दूसरों में कुछ अच्छाई देखना, उसे अडॉप्ट करना। राइट तो एक रोल मॉडल नहीं है, जिनके पास देखते हैं उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं, जी है ना। सेकंड थिंग, जैसे आप सेकंड प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था, क्या था सेकंड प्रश्न कि आपका? आप किससे इंस्पायर्ड हैं जिसने हाँ। आपके पर्सनालिटी को डेवलप किया? देखिए, अभी आता है किसने पर्सनैलिटी को डेवलप किया। इसमें 99% मेरे जीवन साथी का हाथ है। 100% कह लीजिए, 100 नॉट 99%, 100%। मैं तो आज भी कहती हूँ कि मैं अनगढ़ पत्थर थी, आकार उन्होंने दे दिया, वाह दीदी। आकार उनका दिया हुआ है। मतलब वो इतने पर्टिकुलर हैं मेरे संबंध में कि यदि न्यूज़पेपर में कहीं भी कोई पॉजिटिव कट मिलती है चीज, लाइन लिखी हुई, वो कटिंग करके मेरे पास लेके आते हैं, लिख कर लाते हैं कि देखो ये चीज मुझे अच्छी लगी है, इसको पढ़ो जरा, इसको यूज करो। ओके इतना तन मन धन मैं कहूंगी मुझ पर लगा रखा है वो। वाह दीदी वाह। और आपका एक और जुड़ा हुआ प्रश्न था इसके साथ, तीसरे नंबर। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल, अच्छा। मैं किससे ज्यादा इंस्पायर होती हूँ पता है, क्योंकि मैं एक घरेलू महिला हूँ। आज भी यदि मुझे कोई कहे तो मुझे घर में रहना है ना, और टाइम मिलता है ड्रॉवर साफ करना, घर साफ करना, इसमें बहुत बहुत इंटरेस्ट है। जबकि इन चीजों के लिए मैं आज भी बच्चों से, पति से डांट खाती हूँ कि इतना समय इसमें लगा रही हूँ, बजाय इसकी साधना करूँ, है ना। जी जी ये मेरा जैसे मन रहता है। तो मैं किससे इंस्पायर होती हूँ कि जो महिलाएं अपने घर को संभालते हुए हम्म समाज में कुछ कर रही है, जी घर को भी संभाले, समाज में कुछ, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती, जो आगे बढ़ते, घर को संभालते, घर को प्राथमिकता देते थे, बहुत खूबसूरत बात वो कही लोग दीदी मेरे आपने। रोल मॉडल हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत बात कही दीदी, क्योंकि ज्यादातर हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि जो बाहर काम करते हैं उनके घर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज का जो तालमेल बैठाना वो सबके बस की बात नहीं होती है दीदी। तो ये बिल्कुल तारीफ के लायक बात है अगर कोई भी महिला दोनों चीजों को तराजू में बराबर रख सके। आपने जैसे घर नेग्लेक्ट की बात की, जी तो दीदी मुझे आज से 25 साल पहले की बात याद आ गई, जो मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। बताइए उस दीदी। वक्त मैं घर में ही रेकी क्लास और एक ही ट्रीटमेंट देना, क्लास चलाना, एक्यूप्रेशर करना, ये घर में करती थी, घर से करती थी। और टाइम सेट था, बच्चे छोटे थे, स्कूल गए हुए हैं, उस पीरियड में करना है, उनके आने के पहले मुझे सब व्यवस्थित कर लेना। और पेशेंट्स आते थे, उन्हें बेनिफिट भी हो रहा था। तो मुझे एक संस्था की ओर से प्रपोजल आया कि आप चूंकि घर में ये सेवा देते हैं तो कई लोग आने में संकोच करते हैं, तो यदि आप हमारी संस्था में आके 3 घंटा बैठते हैं, ये सेवा देते हैं, तो इट विल बी मच बेटर। हाँ, लोगों को अधिक बेनिफिट होगा। और ये जब घर में बात हुई या हमारे सर्कल में बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां जाना, आपको गुड नेम फेम मिलेगा। मनी का तो मेरा कभी रहा नहीं, समाज सेवा ही चलती है हमारी। तो अच्छा, वहां एक अच्छा आपको स्टैंड मिलेगा। और मैं इस बाबत सोच रही थी कि मुझे कौन सा टाइम देना है ताकि बच्चों का भी मेरा सेटिंग रहे और जी, दोनों चीजें दिमाग में चल रही थी। मैंने उनसे कहा था कि मेरे को हफ्ते भर का आप समय दीजिएगा, मैं जवाब देती हूँ आपको कैसे सेट मेरा हो पाता है। बच्चे मेरे चौथी पांचवी में थे उन दिनों, तीसरी चौथी में अंदाजन थी। और संयोग की बात देखी कि एक दिन की बात, जब मुझे ऑफर मिला, उसके सेकेंड या थर्ड डे की बात है, मेरे ससुर जी खाना खा रहे थे, शाम के 7 बजे का वक्त था, और वो टीवी ऑन था, टीवी पर मराठी सीरियल चल रहा था, और मैं घूम रसोई से लाके उनको फलका देना, गरम देना, ऐसे चल रहा था मेरा। तो और जब मैं उनके पास खड़ी रहती, कुछ चाहिए आपको, तो टीवी पर मेरा ध्यान चला जाता क्या आ रहा है ना। हाँ, तो मराठी इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू ले रही थी एक महिला जो अंदाजन 30-35 साल की यंग स्मार्ट सी थी,
और जिसका इंटरव्यू ले रही थी वो महिला अंदाजन 70-75 साल की कोई सेलिब्रिटी बैठी हुई थी, ओके है ना? हाँ तो हाँ, उसने जो यंग लड़की, उसने उस सेलिब्रिटी से पूछा, प्रश्न पूछा, जैसे आपको आप अभी भी आज पूरा याद है दीदी? पूरा सीन नहीं, सर्टन चीजें क्या है, हाँ दिमाग हमारे में बैठ बैठ जाती। जाते जी वो दीदी। सीन आज भी मुझे, अगर आप बोलोगे कि मैं बाबूजी को क्या परोस रही थी, मैं आपको बता दूंगी मेरे थाली में कौन सी सब्जी थी। वाह दीदी मतलब क्योंकि उस चीज ने मेरा जीवन बदल दिया, अच्छा हाँ है ना? लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए वो। करेक्ट उसने उनसे प्रश्न, सेलिब्रिटी से प्रश्न पूछा उस यंग महिला ने कि आज आपके पास सब कुछ है। शी वाज 75 प्लस, फेमस हस्ती थी, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, मराठी पर्सनैलिटी थी वो, कि आज आपके पास गुड नेम, फेम, मनी सब कुछ है, लोग जिसके सपने देखते हैं, ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं है जो आप चाहो कि मुझे चाहिए। दुनिया की सारी चीजें आपके पास है ना? बहुत ऊंचे मुकाम पर है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कोई चीज की कमी लगती है क्या? हम देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, पर आपको कोई कमी लगती है क्या? इस प्रश्न पर उस सेलिब्रिटी की आंखों में आंसू आ गए और भर्राए गले से बोली वो कि जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, मैं उन्हें उपलब्ध नहीं थी, और ये कमी मुझे आज भी सालती है। ये गुड नेम, फेम, मनी मुझे फीका लगता है कि उनको जिस वक्त मेरी जरूरत थी, आई वॉज नॉट देयर। और मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये अवस्था मेरी नहीं आनी चाहिए। फिर आपने क्या किया दीदी? मैंने उसी वक्त मना कर दिया कि नहीं, मैं घर से ही करूंगी जब तक थोड़े बच्चे सेटल होते हैं। वाह दीदी और मुझे लगता है कि मेरा वो निर्णय बहुत सही था। और हमेशा मैंने, आज भी जब आपको लगता है इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, या इस ऊंचाई पर यदि बैठे भी हुए हैं, तो वंदना जी, डॉक्टर वंदना जी, बहुतों का हाथ है और बहुतों का साथ है ना? और आज भी घर को प्राथमिकता है, आज की तारीख में। जबकि आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, यस जब यस सब यस, सेटल्ड बड़ा हैं। बेटा 38 इयर्स का है, 37-38 का है। हाँ, हाँ तो तब भी आपकी प्राथमिकता तब भी परिवार है। यस यस, परिवार है, यस। दीदी आप प्रेयर्स, रेज ऑफ पॉजिटिविटी के बारे में बताती है, धन की बरकत कैसे हो ये भी समझाती है, जीवन में सब सितारा भरना भी सिखाती है, विल पावर को बढ़ाना भी दिखाती है, रिश्तों को मजबूत करना भी, रिलैक्स करना, जीने का सही मायना, बड़ी बड़ी विश पूरी करना से लेकर केयर अकाउंट खोलना तक बताती है। जाते जाते ये बता दीजिए कहाँ से इतना ज्ञान का भंडार आप भर के हम सब के जीवन में इतना ज्ञान भरती हैं। देखिए, जितनी भी चीजें आपने वर्णित की है ना, वन एंड द सेम है वो। धन की बरकत बोलिए, जो भी विश पूरा करने बोलिए, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जो मुझे रीडिंग की हैबिट थी और अच्छा साहित्य पढ़ा, मैंने बताया खास जोर इस बात पर, अच्छा साहित्य, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी, और पढ़ने का इतना क्रेज कि भोजन करते वक्त बुक हाथ में चाहिए, वो पढ़ने को, पढ़ाई की पुस्तकें नहीं, अदर देन पढ़ाई की, रीडिंग की, लेटते हैं तो पुस्तक पढ़ने को चाहिए। बहुत अच्छा साहित्य हमने पढ़ा हुआ है, तो वो चीजें भीतर चली गई, है ना? और धीरे धीरे वो समय के साथ वो सिस्टम में, हमारे संस्कार में आती चली गई। और मैंने जब देखा कि इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, बांटना शुरू किया, रेकी सिखाना शुरू किया। और जब शुरू में जब टीचर बनी थी, सिखाना शुरू किया था, एक एक व्यक्ति को यदि किसी ने गोल भर भी दिया, मेरा मन है सीखने का, रेकी सीखना है, बोलो कब सीखना है, इतना क्रेज था। फिर मैं अच्छी बातों की चर्चा करना कि ये बेनिफिट उससे मिल रहा है ना? देखिए, और मेरे पिताजी ने संस्कार हमारे भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग डाले, और उनको सींचा मेरे जीवन साथी, उन्हें पनपने दिया अच्छे से।
और फिर धीरे धीरे मैं ये चीजें बांटती चली गई और बांटते वक्त मैंने देखा कि जितना मैं ये अच्छाई बांट रही हूँ उतनी मेरी बरकत बढ़ रही, उतनी बरकत मेरे जीवन में होती जा रही है और बांटने का चाव आता चला गया और आता चला गया। और फिर आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा दीदी। वो तो देखो उसकी व्यवस्था है, वो नारायण की व्यवस्था। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बातचीत करके। हमारे दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी नारायण रेकी सत्संग परिवार भी हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, हमारा एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन चैट शो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो आप हमारा ये प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम, हमारे एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन पर भी देख सकते हैं। और दीदी क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगा। कैसे वक्त पार हो गया मुझे पता नहीं चला। मेरे दिमाग में शायद जहन में इतने सारे सवाल और हैं जो कि शायद अभी नहीं हो पाएंगे लेना, लेकिन दीदी आपने जो भी बताया मैं जरूर आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत बहुत सहायता होगी, बहुत समझ मिलेगी जिंदगी की, बहुत समझ मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर वंदना जी, आपका आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू नारायण 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 love नारायण you, दीदी। love you like you, respect you. Narayan bless you with Thank love, you, respect, faith के ऐसे भरा जीवन। नारायण नारायण थैंक यू दीदी। नारायण, थैंक यू।